हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू मस्ती एकेडमी। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए आज भी हम लोग साइंस देखते हैं। देखिए बीएसएससी में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट है दोस्तों, आप साइंस को मजबूत कर लीजिए। साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब चीजों को तो उसके बाद हम लोग जो देखेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि साइंस को जो है कि पूरा देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे किसके, इकोनॉमी, और उसके बाद इसी के साथ करंट अफेयर्स को थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 1। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप ऐसा सवाल देखे हैं तो इसे सॉल्व कीजिए और नहीं तो समझिए ध्यान से दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सामान्य मानव का रुधिर बहने का समय और जमने का समय क्रमशः इतना और इतना होता है। यानी ये मिनट में पूछा है दोस्तों कि सामान्य मानव का जो रुधिर होता है, अगर हमारा हाथ कट जाए तो ब्लड जो निकलेगा दोस्तों, तो ब्लड निकलने का समय कितना, कि आखिर वो ब्लड कितना देर तक निकलेगा। उसके बाद पूछता है कि जब वो ब्लड निकलेगा हमारे बॉडी के अंदर से तो वो कितने देर के अंदर में जम जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, ये तो नहीं पता है दोस्तों, हमें भी नहीं पता है कि आखिर वो ब्लड कितनी देर तक निकलेगा, लेकिन ये बिल्कुल सटीक आंसर है कि वो 10 मिनट के अंदर तक, मैक्सिमम 10 मिनट है दोस्तों, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर तक इसे जम जाना चाहिए। तो देखिए कि ब्लड का निकलने का समय ये नहीं दोस्तों, लेकिन ये याद रख लीजिए कि जमने का जो समय है, जमने का जो समय है दोस्तों वो है कि 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर में इसे जम जाना है दोस्तों। तो आप देखिए कि ऑप्शन नंबर 1 में कहता है कि 2 से 3 मिनट और 4 से 6 मिनट। कहता है कि ब्लड जो निकलेगा हमारे बॉडी के अंदर से वो 2 से 3 मिनट तक निकलेगा और 4 से 6 मिनट के अंदर में जम जाएगा। ये तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि हमने क्या बताया कि जिसमें अगर वो 10 मिनट तक मैक्सिमम जमने का समय ले रहा है उसका आंसर सटीक वही होगा। बताइए ऑप्शन नंबर 1 होगा? नहीं होगा, 1 नंबर कट गया। बी नंबर कहता है कि 2 से 7 मिनट जो है कि ब्लड निकलेगा और 3 से 10 मिनट के अंदर में जम जाएगा। दोस्तों इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए सी और डी को भी देख लेते हैं। कहता है कि 2 से 10 मिनट तक ब्लड निकलते रहेगा और कहता है कि 5 से 15 मिनट में जो है कि जम जाएगा। ये तो सरासर गलत है दोस्तों। तीसरा डी 4 नंबर कहता है कि 5 से 15 मिनट तक जो है ना कि ब्लड निकलेगा और 10 से 20 मिनट तक जो है कि ब्लड जम जाएगा दोस्तों। इतना देर तक ब्लड निकलेगा ना, पता चलेगा कि बॉडी के अंदर से पूरा ब्लड ही खाली हो गया। तो ध्यान दीजिए कि सामान्य मानव का जो रुधिर का बहने का जो समय है दोस्तों वो 2 से 7 मिनट और जमने का समय है 3 से 10 मिनट। देखिए हम भी नहीं याद किए हैं कि आखिर वो ब्लड जो है ना कि कितना देर तक निकलेगा, कितना देर तक बहेगा हमारे बॉडी के अंदर से, लेकिन आप इसको ये जरूर याद रख लीजिए कि वो 10 मिनट मैक्सिमम इसका समय है जो ब्लड को जमा देता है, ब्लड को जमा देता है। अब इसमें सवाल आता है दोस्तों को ब्लड को क्लॉट कराता है कौन, क्लॉट ब्लड को जमाता कौन है? तो कहेंगे कि आप थ्रोम्बोसाइट है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, फिर इसमें जो है कि विटामिन के आता है। तो इसकी चर्चा जो है कि इसके लिए हम एक क्वेश्चन को लॉन्च करेंगे और उसमें केवल और केवल इसी सवाल रहेगा दोस्तों कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन सा हिस्सा भाग लेता है दोस्तों। आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 बने रहेंगे। देखिए दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। आ जाइए सेकंड नंबर, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट लवण को प्रदर्शित नहीं करता? अब दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है जो कैल्शियम कार्बोनेट को प्रदर्शित नहीं करता है, मतलब किसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बोला है दोस्तों, लवण प्रदर्शित नहीं करता। तो देखिए एक कहता है कि चूने का पानी, दूसरा कहता है कि चूना पत्थर, तीसरा कहता है खड़िया या चौक, और चौथा कहता है संगमरमर। दोस्तों अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अर्थात हम कहेंगे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है कि चूने का पानी अब बनेगा कैसे दोस्तों? ध्यान दीजिए, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, ये जो
है कि बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं, या इसी को क्विक लाइम कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसमें हम जल मिला देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना, और इसी से बन जाता है CaOH हॉल 2, CaOH हॉल 2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जल मिला दिए, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराने पर यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप बताइए क्या इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के गुण मौजूद हैं? नहीं है। तो बताइए इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल 3 नंबर, 3 नंबर दोस्तों आ जाइए। 3 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया है दोस्तों, 2 स्टेटमेंट है, और दोनों स्टेटमेंट पर आपको विचार करना है। कहता है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ती है। दूसरा सेकंड नंबर कहता है कि ताप बढ़ने से गैसों की श्यानता बढ़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसमें बहुत से लोग गड़बड़ होते हैं कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता बढ़ेगी, या हम ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की श्यानता बढ़ेगी। सबसे पहले समझ लीजिए कि द्रव, एक द्रव दूसरे द्रव से जो जुड़े होते हैं दोस्तों, वो ससंजक बल के कारण, किस बल के कारण, ये भी सवाल पूछा गया है, ससंजक बल के कारण। कौन से बल के कारण? तो जो द्रव आपस में जुड़े होते हैं किस बल के कारण? ससंजक बल के कारण। एक द्रव दूसरे द्रव से जुड़ते हैं किस बल के कारण? ससंजक बल के कारण। मान लिया जाए कि एक डेगची में पानी, एक मान लीजिए कंटेनर है दोस्तों, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है, इस कंटेनर में क्या है? पानी है। इसमें मान लीजिए कि 250 ग्राम पानी है। दूसरा कंटेनर है बी, एक कंटेनर ए था, दूसरा कंटेनर बी है, इसमें भी है, इसमें 500 ग्राम पानी है। अब दोनों को आपस में मिला देते हैं दोस्तों, ये दोनों आपस में मिल जाता है, पता ही नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि द्रव के बीच में जो बल पाया जाता है दोस्तों, वो ससंजक बल पाया जाता है, और वो उसी से जुड़ जाता है दोस्तों। किससे? उसी से। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट 1 कहता है कि ताप बढ़ने से द्रवों की श्यानता बढ़ती है। दोस्तों ससंजक बल जो है, हम ताप बढ़ाते हैं, जब हम कंटेनर में पानी लिए हैं उसको हम गैस के फ्लेम पर रखते हैं, गर्म करते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि ससंजक बल धीरे 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 फैलता है दोस्तों। इसीलिए हम कहेंगे कि ताप सिकुड़ता है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता, ससंजक बल जो है कि वो आपस में नजदीक आते हैं। जैसे हम उसको हीट करेंगे, ससंजक बल के कारण वो नजदीक, वो सिकोड़ने लगता है दोस्तों। क्या करने लगता है? सिकोड़ने लगता है। तो ताप बढ़ने पर आप ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप जब बर्तन में, यानी कि आप कंटेनर में पानी लेते हैं और उसको गैस के फ्लेम पर चढ़ाते हैं दोस्तों, तो वो साइड में जो पानी सटा हुआ रहता है, जैसे ही आप गैस के फ्लेम को तेज कर देंगे वो पानी नीचे आ जाता है, और वो ससंजक बल के कारण आपस में जुड़ जाता है दोस्तों। तो ससंजक बल के कारण ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। हम कहेंगे कि पहला नंबर स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। कहता है कि ताप बढ़ने से गैसों की श्यानता बढ़ती है दोस्तों। यह भी गलत बात है कि ताप जब हम बढ़ाते हैं तो गैसों की श्यानता बढ़ती नहीं, घटती है दोस्तों, घटती है। क्या होती है? गैसों की श्यानता क्या होती है? घटती है। आई होप आप इसे समझे होंगे, स्टेटमेंट 1 और 2 को। अब आप इसका उत्तर बताइए। कहता है उपयुक्त में से, उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो देखिए केवल एक दोस्तों, ये तो 1 नंबर भी स्टेटमेंट गलत है, 2 नंबर भी स्टेटमेंट गलत है, अर्थात हम कहेंगे इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2, ना तो 1 ना ही 2। यानी ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है, और जो कि ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता घटती है दोस्तों। देखिए जब हम ताप बढ़ाते हैं तो गैस के जो आपस में मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों, गैसों के मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं? धीरे 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 दूर होने लगते हैं दोस्तों। तो इसको याद रख लीजिए, इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आ जाइए 4 नंबर सवाल, 4 नंबर स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे दोस्तों। आ जाइए 4 नंबर। कहता है कि भूकंप बहुत ही खतरनाक होती है। अब दोस्तों
भूकंप खतरनाक कब होगा और खतरनाक कब नहीं होगा। कहते हैं कि भूकंप बहुत ही खतरनाक होती है। कब दोस्तों, कब भूकंप खतरनाक होगा? जब रिएक्टर पैमाने पर उसकी ऊर्जा होती है। जब हम भूकंप को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर, भूकंप को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। भूकंप को किस में मापते हैं? रिएक्टर पैमाने पर। लेकिन इसको दिखाते किस पर है दोस्तों? सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। तो इसे भी आप याद रख लीजिए, सवाल इससे भी आता है। तो भूकंप बहुत ही खतरनाक होती है। कब खतरनाक होगी? सबसे पहले आप भूकंप को ही समझ लीजिए। देखिए, हालांकि आप तो सभी लोग जानते हैं कि भूकंप कहते किसको है। जब टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी का दोनों आपस में टकराते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से झटका उत्पन्न होता है, उसी हम भूकंप कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझ जाइए। अब देखिए कि भूकंप खतरनाक कब होगा और नॉर्मल कब होगा, पूरा भूकंप को ही समझ जाइए। देखिए, नंबर 1, सबसे पहले अगर रिएक्टर पैमाने पर अगर रिएक्टर पैमाने पर अगर हम एक तीव्रता का भूकंप को देखें, तो ये तो जो है कि ना ही हमें महसूस होता है, ना ही महसूस होता है, और ना ही ये रिएक्टर पैमाने पर जो है कि प्रदर्शित करता है। एक नंबर, ना ही महसूस होता है और ना ही रिएक्टर पैमाने पर प्रदर्शित करता है। 2 से 3 तीव्रता का जो भूकंप होता है दोस्तों, ये जो है कि रिएक्टर पैमाने पर तो आता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। और दोस्तों 3 से 4 जो है कि तीव्रता का जो भूकंप आता है दोस्तों, वो हमें महसूस नहीं, वो रिएक्टर पैमाने पर आता है और हिलने डुलने लगती। ये क्या होता है? हमें महसूस होता है। रिएक्टर पैमाने पर आता है 3 से 4 तीव्रता का भूकंप और हमें महसूस होता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ शक भी होता है, शक भी होता है। 4 नंबर समझिए, कहता है कि अगर भूकंप 4 से 5 तीव्रता के बीच का आता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कि रिएक्टर पैमाने पर दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ ये हिलने डुलने लगता है दोस्तों। लेकिन सवाल पूछा है कि बहुत ही खतरनाक कब होगा? जब 7 से अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही तबाही मचा के रख देता है। तो आई होप आप 4 नंबर समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे दोस्तों, बार बार मैं बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेंगे, कभी अगर कंफ्यूजन होगा आप देख लेंगे दोस्तों। आ जाइए, देखिए अभी जो मैं बता रहा हूं ना, ये नॉर्मल स्पीड है दोस्तों। आप जो है ना कि इसको 2x पर करके देख लीजिए, फटाफट से खत्म हो जाएगा। आ जाइए अगला सवाल, 5 नंबर दोस्तों। कहता है कि कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचने नहीं दोस्तों, यहां पर पहुंचाने कर लीजिएगा, पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है, क्या कहलाता है? देखिए, आप बहुत से लोगों को जानते होंगे कि जैसे झारखंड का जो जामताड़ा जो है दोस्तों, बहुत ही साइबर क्राइम के लिए बहुत फेमस है। झारखंड का जो जामताड़ा है वो साइबर क्राइम के लिए बहुत ही फेमस है। तो सवाल नंबर 5 कहता है कि कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से, यानी कि बिना उसे बताए अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हैकर कहा जाता है, उसे हैकर कहा जाता है। तो इसे आप रट जाइए दोस्तों। बाकी स्पैमर हो गया, प्रोग्राम हो गया, इंस्टेंट मैसेंजर हो गया, इसके बारे में हम क्वेश्चन को लॉन्च करेंगे, तब आप इसके बारे में जानेंगे। आइए 6 नंबर सवाल, 6 नंबर दोस्तों, ध्यान दीजिए। कहता है कि एक तार में बहती विद्युत धारा। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि कोई एक तार ले लेते हैं हम। ओके, ये एक तार है दोस्तों। अब कहते हैं ना कि इस तार में विद्युत धारा बह रही है एवं विभवांतर और प्रत्येक को दुगना कर दिया जाए। इस तार के अंदर जो है कि विद्युत धारा, यानी कि इसका एम्पियर होता है, इसमें वोल्ट भी है दोस्तों, जिसको हम भी से कहते हैं। तो कहते हैं विभवांतर भी, कहता है कि किसी तार में विद्युत धारा बह रही है, उसमें विभवांतर मान लीजिए कि भी है। कहते हैं कि प्रत्येक को दुगना कर दिया जाए। अब हम दोस्तों जानते हैं कि भी बराबर, यानी करंट को, इसको यहां पर आई कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे क्या हो जाएगा? आई ले लीजिए। करंट बह रही है और इसमें विभवांतर भी है। हम जानते हैं वी नॉट दैट V बराबर आई आर, V बराबर आई आर दोस्तों। अब ये कहता है ना
कि तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्यय को दुगना कर दिया जाता है। तो बताइए कि विद्युत शक्ति, दोस्तों शक्ति पूछा है इसीलिए भी बराबर आई आर नहीं लगाएंगे, शक्ति पूछा है। अब हम जानते हैं कि शक्ति यानी कि पावर बराबर होता है वोल्टेज गुने करंट, पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है, यानी P बराबर VI, P बराबर VI। कलर में देखने में प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, लाल कर देते हैं क्या, आ जाइए लाल कर देते हैं, ध्यान दीजिए। तो P बराबर VI, P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों VI, ये लीजिए लाल कर दिए, P बराबर VI। अब देखिए कि पावर उतना ही है, वोल्टेज जो है कि पहले उतना ही था, अभी जो है कि धारा भी उतना ही था, लेकिन सवाल में कह रहा है ना कि दोनों को दुगना कर दिया जाए, यानी हम कहेंगे कि V से 2 भी कर दिया जाए इंटू और I से 2I कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा दोस्तों 4 VI। अब बताइए ये पहला वाला वैल्यू है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि P डैश बराबर, ये P डैश हो गया, P डैश बराबर 4P। हम कहेंगे दोस्तों कि ये जो विद्युत शक्ति है दोस्तों, विद्युत शक्ति जब हम किसी धारा में, किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा और जो है कि उसके विभवांतर को जब हम दुगना कर दिया जाता है तो वो उसका शक्ति, जो विद्युत शक्ति होता है दोस्तों, वो 4 गुना बढ़ जाती है, वो 4 गुना बढ़ जाती है। कितना होती है दोस्तों, 4 गुना बढ़ जाती है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आ जाइए नेक्स्ट सवाल की ओर। 7 नंबर दोस्तों, 7 नंबर आ जाइए। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है। अब दोस्तों देखिए कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है, आखिर प्रतिध्वनि जो है ये उत्पन्न कैसे होता है। ध्यान दीजिए, ये हमारा वॉल है, ये क्या है, वॉल है दोस्तों, ये वॉल है, समझ जाइए ये वॉल है। अब ये वॉल है, इधर से हम बोले, इधर से हम क्या करते हैं, बोल दिए दोस्तों, ये मुंह है, यहां से आवाज निकली, यहां से आवाज निकली, ये वॉल से टकरा करके और वापस जो हमारे कानों तक पहुंचती है दोस्तों, इसी को कहते हैं प्रतिध्वनि, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। तो ध्वनि का टकरा कर लौटना, ध्वनि का टकरा कर लौटना ही प्रतिध्वनि कहलाता है। जैसे जिस तरीके से हम देखते होंगे कि प्रकाश को टकरा कर लौटना, प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसी तरीके से ध्वनि को वस्तु से टकरा करके, ध्वनि को वस्तु से टकरा करके हमारे कानों तक पहुंचना ही प्रतिध्वनि कहलाता है, टकरा कर लौटना ही प्रतिध्वनि। आ जाइए समझिए, कहता है कि ध्वनि का परावर्तन, दूसरा नंबर ध्वनि का विवर्तन होगा दोस्तों, नहीं बिल्कुल गलत है। सी नंबर कहता है कि ध्वनि का अपवर्तन, नहीं दोस्तों। डी नंबर कहता है कि ध्वनि का बहुलियत परावर्तन, नहीं। इसका सटीक और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। कहेंगे कि ध्वनि का परावर्तन जो है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, प्रतिध्वनि उत्पन्न ध्वनि का परावर्तन उत्पन्न करता है। आ जाइए दोस्तों 8 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि वह कौन है। देखिए सोडियम भी धातु है, आयोडीन, फास्फोरस, ब्रोमीन, दोस्तों ये लिक्विड अवस्था में रहता है। ब्रोमीन के लिए एक क्वेश्चन लॉन्च करेंगे। दूसरा फास्फोरस को आखिर तैयार कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे ध्यान से, एकदम बेसिक से बताएंगे दोस्तों। अभी आप समझ लीजिए, फास्फोरस S8 इसका फार्मूला है दोस्तों, ब्रोमीन का Br, आयोडीन। तो ध्यान दीजिए, ये जो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है दोस्तों। सोडियम धातु, आयोडीन अधातु है, फास्फोरस अधातु है, ब्रोमीन क्या है, धातु है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए कि फास्फोरस जो है दोस्तों, यह एक अति सक्रिय अधातु है, यह एक अति सक्रिय अधातु है जिसे वायु में अगर खुला छोड़ देंगे ना दोस्तों, यह आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। तो इसको रट जाइए दोस्तों कि फास्फोरस एक अधातु है जो कि बहुत ही अति सक्रिय अधातु है, जिसे खुला छोड़ देने पर वायुमंडल में यह आग पकड़ लेगा दोस्तों। इसका सटीक और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए दोस्तों 9 नंबर सवाल कहता है
कि एक वस्तु निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है दोस्तों, तो इस वस्तु का क्या समान होगा, ये पूछा है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है। अब कोई वस्तु है दोस्तों, यहाँ पर निर्वात है, निर्वात में कहता है ना ही वहां पे हवा है, कुछ हवा हुआ कुछ है ही नहीं, तो निर्वात में गिर रही है। जब वो निर्वात में गिरेगी तो आप बताइए उसका स्पीड बढ़ेगा? नहीं दोस्तों, ना ही उसका स्पीड बढ़ेगा ना घटेगा, एक कांस्टेंट यानी कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा दोस्तों। हम कहेंगे उसका चाल समान होगा, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। चाल समान नहीं होगा, त्वरण समान होगा, बिल्कुल सटीक आंसर है दोस्तों। वेग समान होगा, गलत। गतिज ऊर्जा समान होगा, गलत दोस्तों। एक वस्तु जब निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक एकदम स्वतंत्र है, उसको ना कोई पकड़ा है ना कोई टच किया है, कुछ नहीं दोस्तों, वो एकदम स्वतंत्र है और वो नीचे गिर रही है, तो इस वस्तु का त्वरण समान होगा दोस्तों। क्या समान होगा? त्वरण समान होगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आ जाइए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है, कहता है कि अभिक्रिया, दोस्तों रिएक्शन से सवाल है और महत्वपूर्ण फैक्ट है ये दोस्तों। देखिए ऐसा सवाल जो रहता है ना, बहुत से लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और इसे बनाते ही नहीं है। ये रिएक्शन क्या है कह रहा है, समझ में ही नहीं आता है। लेकिन आज आपसे ये सवाल बनेगा और इसके बाद ऐसा सवाल चूकेगा ही नहीं। आ जाइए, कहते हैं कि अभिक्रिया जो दिया है जिंक ऑक्साइड है दोस्तों, ये जिंक ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। कहता है कि जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं तो जिंक अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ZNO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम जिंक की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं तो जिंक तो अलग हो जाता है दोस्तों, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए इस साइड को इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट दोस्तों, रिएक्टेंट, और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, इसे प्रोडक्ट बोला जाता है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ऐसा अगर सवाल पूछे ना दोस्तों, आप जो है कि प्रोडक्ट पर मत जाइए, यानी कि जब हम रिएक्शन कराएं तो प्रतिफल क्या निकला, परिणाम क्या निकला, इसको मत देखिए। आप देखिए कि कितना रिएक्शन कर रहा है, कौन कौन रिएक्शन में भाग ले रहा है, इसे देखिए दोस्तों, और उसके बाद आप देखेंगे प्रोडक्ट को। कहते हैं कि के संबंध में कौन सा कथन, यहाँ पे कथन होगा दोस्तों, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका होता है, जब मान लीजिए कि जिंक रहता, उसकी अभिक्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं और यहाँ पर बनता दोस्तों जिंक ऑक्साइड बनता, तब हम कहते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का आकर के उसमें मिल जाना, और अवकरण का मतलब होता है दोस्तों कि उससे ऑक्सीजन का चले जाना। तो यहां पर कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। आप ऑप्शन में, आप इसमें देखिए स्टेटमेंट में कहता है कि जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराए हैं, तो ये जिंक तो अलग रह गया दोस्तों, क्या इसका ऑक्सीकरण हुआ? नहीं, पहला नंबर ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। आप देखिए बाद में जो प्रोडक्ट है उसको देखेंगे, और पहले हमको ज्यादातर ध्यान फोकस देना है किस पर, रिएक्टेंट पर दोस्तों। रिएक्टेंट में देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड था, इसका ऑक्सीकरण हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। बताइए क्या ये सही है? ऑक्सीकरण दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण यहां हो रहा है? नहीं दोस्तों, अगर यही स्टेटमेंट कहता कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, तब हम कहते कि यह भी कथन सत्य है। अगर कहता कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, सत्य मानते, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोडक्ट को लेकर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हुआ, गलत दोस्तों। सी नंबर कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, गलत दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। और डी नंबर कहता है कि जिंक ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों। आप देखिए यहां पर ऑक्सीकरण था जिंक ऑक्साइड, और ये बन गया कहां जाकर के, ये कार्बन, सॉरी यहां पर आप देख लीजिए ये वाला, इसका कौन सा होगा, ये जो है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोस्तों अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, आप जो है ना सबसे पहले सवाल को समझिए, आखिर सवाल कह क्या रहा है, उसके बाद ऑप्शन को काटना चालू कीजिए। जब आपको ऑप्शन काटना आ जाएगा ना दोस्तों, आप 100% सटीक आंसर मारेंगे दोस्तों। आ जाइए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर दोस्तों,
11 नंबर। ध्यान देंगे दोस्तों, 11 कहता है कि एक सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है दोस्तों, सिंपल पेंडुलम 4 सेकंड में 40 बार कंपन करता है, यानी दोलन करता है। एक सिंपल पेंडुलम है दोस्तों, जो कि 4 सेकंड में जो है एक सिंपल पेंडुलम है। और ये पेंडुलम जो है ना कि 4 सेकंड में दोस्तों, 4 सेकंड में 40 बार कंपन करता है। कितनी बार करता है दोस्तों? 40 बार कंपन करता है। पूछता है तो इस लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें तो उस फॉर्मूला का आखिर जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड बराबर होता है टी बराबर 2 पाई। देखिए कभी एग्जाम में खड़े यही पूछ देता है कि बताइए कि इसमें कौन सा जो है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, यानी कि समीकरण है। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसे याद रख लीजिए दोस्तों, इसे रट जाइए, महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्यों मैं बता रहा हूं इसे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगले जो सवाल होगा उसमें जो है कि अगला क्लास में हम एक क्वेश्चन को लॉन्च करेंगे जिसमें सवाल होगा इसी से कि 2 बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसमें सवाल ऐसे पूछता है कि एक लड़की झूला झूल रही है, एक लड़की जो है कि खड़े होकर झूला झूल रही है और अचानक से वो बैठ जाती है। तो बताइए कि इसका आवर्तकाल यानी कि इसके झूलने का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। सी में कहेगा कि अपरिवर्तित रहेगा और डी में कहेगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? जब आपको अगर ये फॉर्मूला पता रहेगा कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यानी कि टाइम जो होता है, यानी टाइम पीरियड जो होता है दोस्तों, वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, लेकिन अंडर रूट में होता है। तो ये आप इसे अगर ये याद रहेगा दोस्तों, तभी आप बना सकते हैं। फिर इसी का उल्टा पूछ देगा कि एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, अचानक से वो खड़ी हो जाती है। बताइए कि झूलने का जो दोलन काल है दोस्तों, इसमें जो है कि टाइम पीरियड बढ़ेगा, घटेगा या जो है कि अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। आ जाइए सवाल पर। सवाल क्या कहता है कि एक सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम 4 सेकंड में 40 बार कंपन करता है। 4 सेकंड में कितनी बार? 40 बार कंपन करता है। तो दोस्तों आवर्तकाल निकालने के लिए आप जो है कि 1 सेकंड में की गई दोलन या कंपन, एक बार दोलन या कंपन को ही जो क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। तो देखिए ये दे रखा है कि 40 बार कंपन करता है। कितना सेकंड में दोस्तों? 4 सेकंड में। तो हम निकाल लेते हैं कि ये एक बार कंपन कितना सेकंड में करेगा। तो एक बार कंपन करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 4/40, काट देंगे दोस्तों 1/10 बराबर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड कहेंगे इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.1 सेकेंड। बताइए सवाल में दम है दोस्तों, लेकिन लोग देखकर घबरा जाएंगे, अरे ये 4 सेकंड में 40 बार कंपन कर रहा है, तो पूछ दिया है कि लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। दोस्तों इसको निकाल लीजिए कि वो एक बार कंपन आखिर कितने देर में कर रहा है दोस्तों, वही इसका जो है कि टाइम पीरियड हो जाता है। आ जाइए 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल दोस्तों ध्यान देंगे। 12 नंबर आ जाइए। 12 नंबर, निम्न में से दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, यानी कि वह कौन सा पदार्थ है जो विस्फोट नहीं करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव, शॉर्टकट में इसे RDX कहते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव। यह एक रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव जो है दोस्तों, यह विस्फोटक पदार्थ नहीं है दोस्तों, यह एक विस्फोटक पदार्थ है। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव जो है यह विस्फोटक पदार्थ है दोस्तों। रट जाइए, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हम आपको बता देंगे। जिसे हम रटने के लिए कहेंगे ना दोस्तों, उसे रट जाइए, क्योंकि हम भी रट करके ही आए हैं। अगर नहीं रटेंगे होगा नहीं दोस्तों। आ जाइए, तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव जो है दोस्तों, यह विस्फोटक पदार्थ है, लेकिन यह पूछा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी कहता है ग्लिसरीन। दोस्तों इसका सटीक आंसर यही होगा
होगा, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ ग्लिसरीन है ही नहीं दोस्तों, ग्लिसरीन विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कहता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये है ट्राई नाइट्रोटोलुइन है दोस्तों। तो आप जो है ना कि इन चार ऑप्शन, देखिए मैं जो बता रहा हूं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप देखेंगे एग्जाम में इससे सवाल आएंगे ही आएंगे। तो कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है दोस्तों, तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव ये विस्फोटक पदार्थ है। दूसरा नंबर का था ग्लिसरीन, ये नहीं है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये विस्फोटक पदार्थ है, और ट्राई नाइट्रोटोलुइन जो है कि ये भी विस्फोटक पदार्थ है दोस्तों। आ जाइए, समझ गए होंगे। 13 नंबर पर आ जाइए दोस्तों। कुछ ऐसे सवाल होते हैं दोस्तों जिसे समझना ही नहीं, उसे रट जाइए, उसे रट जाइए दोस्तों। आ जाइए 13 नंबर कहता है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है, हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि हवा है, वायुमंडल में हवा है दोस्तों। अब इसमें हवा है और हवा के हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया दोस्तों, टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जब हवा के टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जो जलवाष्प है दोस्तों, जलवाष्प ग्रहण हो रहा था। अब देखिए कि तापमान बढ़ा दिए दोस्तों, हवा का जब टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है दोस्तों वो घट जाती है। वो क्या होती है, घट जाती है दोस्तों। तो हवा के टेम्परेचर को बढ़ाने से जलवाष्प की ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है। 4 से 5 बार बोलिए दोस्तों, 2 से 3 बार लिख लीजिए। देखिए 1 से आप 20 क्वेश्चन कर लीजिए, और 20 क्वेश्चन के अब मैं 4 ऑप्शन को डिस्कशन करता हूं, 4 ऑप्शन को समझ जाइए। उसके बाद जो है ना कि फिर से आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके फिर से आप जो है कि शुरू से स्टार्ट कीजिए और 2x पर कर करके देखिए, और इसको जो है कि आप फटाफट एक बार जो कि रिकॉल कर लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा दोस्तों। तो यदि हवा का तापमान, जब हम हवा के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं दोस्तों तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है दोस्तों। 14 नंबर सवाल, 14 नंबर दोस्तों आ जाइए। निम्नलिखित में किसे कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है? अब बताइए इसमें मैं क्या समझाऊं दोस्तों, इसमें समझाने का कुछ है, रटने की सिवा कुछ नहीं है दोस्तों। तो रट जाइए कि कोशिका का अचल संपत्ति जो है दोस्तों अमीनो अम्ल, कोशिका का अचल संपत्ति अमीनो अम्ल, कोशिका का अचल संपत्ति अमीनो अम्ल, कोशिका का अचल संपत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, अमीनो अम्ल कहा जाता है। कोशिका के अचल संपत्ति को अमीनो अम्ल कहा जाता है। आ जाइए 15 नंबर सवाल, 15 नंबर दोस्तों ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। नंबर 1 कहते हैं त्रिची तमिलनाडु, दूसरा फरीदाबाद हरियाणा, तीसरा कटक उड़ीसा, चौथा भागलपुर बिहार। तो बताइए कि इसका सटीक आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत से लोग इसका सटीक आंसर लगाते हैं कि भागलपुर बिहार। दोस्तों राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है ये भागलपुर बिहार में स्थित नहीं है दोस्तों। ये जो कि त्रिची के तमिलनाडु में त्रिची एक जगह है, और वहीं का जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है वो तमिलनाडु के त्रिची में है। तो याद रख लीजिए राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु, त्रिची तमिलनाडु। देखिए दोस्तों इससे आप ये भी याद कर रहे हैं कि त्रिची किस राज्य में है, तमिलनाडु, फरीदाबाद हरियाणा, कटक उड़ीसा। देखिए कटक ये किस लिए फेमस है दोस्तों, कटक चावल अनुसंधान केंद्र कहां है दोस्तों, कटक चावल अनुसंधान केंद्र, कटक चावल अनुसंधान केंद्र कटक। लेकिन राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु, और जो है कि चावल अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा दोस्तों। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 त्रिची तमिलनाडु। आ जाइए दोस्तों 16 नंबर सवाल, 16 नंबर आ जाइए। एमनियोसेंटोसिस दोस्तों, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है, एमिनो अम्ल के प्रकार को। गलत दोस्तों, एमनियोसेंटोसिस जो है यह एक तरीका है जो भ्रूण के, जो क्या बताता है दोस्तों, भ्रूण के लिंग को बताता है।
भ्रूण के लिंग को बताता है। अब आप कहेंगे कि भ्रूण किसे कहा जाता है दोस्तों, इसके लिए हम क्वेश्चन लॉन्च करेंगे। आप लेकिन जानते होंगे कि बच्चा जन्म लेने से, जब मां के पेट में होता है और जन्म लेने से अगर 1 घंटा पहले, 1 मिनट पहले भी अगर कहेंगे, वो क्या है, भ्रूण है दोस्तों, वो क्या है, भ्रूण है। तो कहते हैं कि एमनियोसेंटोसिस, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है दोस्तों। ये किस चीज का तरीका है, तो ये भ्रूण के लिंग को पता करता है। लेकिन अभी भारत में वर्जित है दोस्तों, भ्रूण का लिंग नहीं बताया जाता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड होता है दोस्तों, लेकिन ये नहीं बताएगा आपको कि भ्रूण का जो लिंग है ये नहीं बताता है। तो बहुत से लोग, भारत के लोग कहां चले जाते हैं, नेपाल में, और नेपाल में ये खुली है दोस्तों, वहां जाकर के जांच करा करके आ जाते हैं दोस्तों भारत। तो याद रख लीजिए कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो यह बताता है कि भ्रूण के लिंग को बताता है, मेल है कि फीमेल है। आ जाइए दोस्तों 17 ऑप्शन नंबर सी को देख लेते दोस्तों, क्या कहता है। सी कहता है कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अनुक्रम को, गलत। डी कहता है कि हार्मोन के प्रकार को, गलत दोस्तों। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर सवाल, आ जाइए 17 नंबर दोस्तों, कहता है कि निम्न में कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि मानव का जो किडनी है, हमारा जो किडनी है दोस्तों, वो उसका सामान्य कार्य नहीं है। नंबर 1 कहता है कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में आखिर ब्लड में यानी खून में आखिर कितना प्रतिशत जल होगा, ये इसका डिसीजन कौन लेता है, किडनी लेता है दोस्तों। बताइए कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नहीं है। किडनी कितना प्रोसेस से ये काम करता होगा कि हमें कितना ब्लड में जो कि जल चाहिए और कितना नहीं चाहिए, जितना चाहिए उसको रख लेगा, जिसको जितना नहीं चाहिए उसको दे देगा दोस्तों। तो बताइए काम टफ है कि नहीं। तो किडनी का काम बहुत टफ है दोस्तों। ये रक्त में यानी ब्लड में कितना जल होगा, पानी होगा, इसका डिसीजन ये किडनी लेता है। दूसरा नंबर, हाँ तो ये कथन सत्य है, ये पहला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा, यूरिया को छानकर बाहर करना, सही बात है दोस्तों। यूरिया यानी कि ब्लड के अंदर से यूरिया को छान करके जो है कि अलग करना, ये जो है कि किडनी का काम है। सी नंबर कहता है कि कई हार्मोन को स्रावित करना, बिल्कुल सटीक बात है कि ब्लड के अंदर ये मानव गुर्दा यानी कि किडनी का जो काम है दोस्तों, ये कई हार्मोन को स्रावित करते हैं। बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल सटीक है, सही बात है। लेकिन डी नंबर कहता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये गलत बात है दोस्तों। याद रख लीजिए आप कि रक्त में शर्करा का, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है इंसुलिन हार्मोन। कौन करता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन दोस्तों, रट जाइए। कहता है कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, कंट्रोल करना, ये किडनी का काम है। यूरिया को छानकर बाहर करना किडनी का काम है। कई हार्मोन को स्रावित करना किडनी का काम है। लेकिन रक्त में उपस्थित जो ग्लूकोज है दोस्तों, और ग्लूकोज के मात्रा को कंट्रोल करना, ये इंसुलिन हार्मोन का काम है, ना कि मानव किडनी का काम है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बता दीजिए सटीक आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए दोस्तों 18 नंबर सवाल, 18 नंबर दोस्तों, कहता है कि बर्फ का टुकड़ा जब पानी पर प्लवन करता है यानी अर्थात तैरता है, जो उसका कितना भाग पानी के भीतर डूबा राहत नहीं दोस्तों, डूब राहत नहीं, डूबा रहता है। इसे सही कर लेंगे, डूबा रहता है दोस्तों, इसे काट लीजिए, रहता है हो जाएगा। तो कहता है कि बर्फ का टुकड़ा जब पानी पर तैरता है, प्लवन करता है। ये ले लीजिए, ये है दोस्तों एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने क्या लिया, पानी भर दिया। इधर ये पानी है दोस्तों। अब पानी के ऊपर हम क्या लेते हैं कि बर्फ का टुकड़ा ले लेते हैं दोस्तों। ये है बर्फ का टुकड़ा। अब दोस्तों ये बर्फ का टुकड़ा जो पानी पर तैरता है दोस्तों, वो ध्यान दीजिए, ये बर्फ का टुकड़ा है। इसे कलर कर दूं क्या, कर देते हैं। आ जाइए दोस्तों, ये है बर्फ का टुकड़ा। अब हमने क्या किया कि इस बर्फ के टुकड़े को पानी में डाल दिया, और पानी में ये बर्फ का टुकड़ा प्लवन कर रहा है, अर्थात तैर रहा है। जब तैरेगा तो कहता
कहता है कि इसका कितना भाग पानी के भीतर डूबा रहता है, पानी के अंदर रहता है दोस्तों। तो इसे आप रट जाइए, इसे रट जाइए दोस्तों कि 11/12 भाग, 11/12 भाग जो है दोस्तों, ये बर्फ का टुकड़ा जो है पानी के ऊपर प्लवन करते समय इसका पानी के भीतर इतना भाग डूबा रहता है। यानी कहेंगे कि टोटल भाग इसका 12 है, 12 में से 11 डूबा है, एक ऊपर है। 12 डूबा है, सॉरी 11 डूबा है और एक ऊपर है। यानी हम कहेंगे कि 12 में से 11 डूब गया और एक ऊपर है। एक क्या है दोस्तों, ऊपर है। तो 11/12 भाग जो होता है, देखिए बहुत से जगह पर आप इसका आंसर देखेंगे 1/9 भी देता है दोस्तों, लेकिन इसका सटीक और सटीक आंसर लूसेंट में जो सवाल है ना दोस्तों, वो लूसेंट में इसका आंसर 1/10 देता है, 1/10 देता है दोस्तों, लेकिन वो सवाल कुछ और ही कहता है। आप उसे पढ़कर देखिएगा। आ जाइए सेकंड लास्ट सवाल, आज का सेकंड लास्ट दोस्तों। इसी तरह से बने रहेंगे और अगर आपको यह क्लास अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि कमेंट करने से दोस्तों हमारी हौसला बढ़ता है। आ जाइए सेकंड लास्ट सवाल दोस्तों, कहता है कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता दोस्तों बायोडायवर्सिटी से सवाल है और सवाल कुछ इस प्रकार है। कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन। जैव विविधता का भोजन है, औषधि, दवा है, औद्योगिक निर्माण है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ये जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण पहलू है। याद रख लीजिए दोस्तों कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण अगर पहलू है, महत्वपूर्ण अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र का जो है कि निर्वहन, इकोसिस्टम का निर्वहन है दोस्तों। आ जाइए लास्ट नंबर सवाल दोस्तों, लास्ट नंबर आ जाइए। निम्नलिखित पादप में किसका संग्रह यंगटन नहीं है? ये क्या है दोस्तों, किसका संग्रह यंग नहीं दोस्तों, तना होगा, यहां पर यंग तना होगा दोस्तों, तना नहीं है। तो आप बताइए, कहता है कि निम्नलिखित पादप में जो पेड़ पौधे का जो भाग जो पादप है दोस्तों, किसका संग्रह जो कि तना नहीं है? किसका संग्रह, ये काट लीजिए, ये कुछ है नहीं, किसका संग्रह तना नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 कहता है अदरक, ऑप्शन नहीं है दोस्तों, स्टेटमेंट 1 अदरक, प्याज, शकरकंद, आलू, गाजर, लहसुन। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत से लोग जो है कि रटते हैं, गाजर कौन, गाजर जो है कि मूली है कि सॉरी गाजर जो है कि तना है कि जड़ है, आलू तना है कि जड़ है, लहसुन तना है कि जड़ है, अदरक तना है कि जड़ है, टमाटर तना है कि जड़ है। ये सारी चीजों को ना लोग रटते हैं दोस्तों, लेकिन मैं बता देता हूं दोस्तों, आप याद रख लीजिए, तना उससे कहा जाता है, तना जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं, जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं, वो तना कहलाते हैं। आप ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, क्या आप अदरक से अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं? एक अदरक से दूसरा अदरक बना सकते हैं? नहीं दोस्तों, तो ये तना नहीं होगा। एक प्याज से दूसरा प्याज बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दोस्तों, ये होगा। आलू से आलू बना सकते हैं कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल। जब हम छोटे आलू को डालते हैं बड़ा आलू निकलता है, तो आलू से आलू बनाया जा सकता है, कहेंगे तना है। लहसुन से लहसुन बनाया जा सकता है, लहसुन से लहसुन बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लहसुन से लहसुन बनाया जा सकता है। कहता है कि आप गाजर से गाजर बना सकते हैं दोस्तों, गाजर से गाजर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं दोस्तों, ये नहीं होगा। क्या आप शकरकंद से शकरकंद बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। लेकिन आप अदरक से अदरक, प्याज से प्याज, आलू से आलू, लहसुन से लहसुन बना सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जिससे नए पौधे आ सकते हैं, जिससे नए पौधे आ सकते हैं वो तना होगा, जिससे नए पौधे आ सकते हैं। यहां पर आप लिख लीजिए कि नए पौधे, जिससे नए पौधे आ सकते हैं, जिससे नए पौधे आ सकते हैं, जिससे नए पौधे आ सकते हैं वो तना होगा, और जिससे नए पौधे नहीं आ सकते हैं, नए पौधे नहीं आ सकते हैं, नए पौधे
नए पौधे दोस्तों नहीं आ सकते हैं। जिससे नए पौधे नहीं आएंगे वो जड़ होंगे, और जिससे नए पौधे आ सकते हैं वो तना होगा। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पर स्टेटमेंट सी 3 और 5 जो है कि सही है। 3 और 5 सही है, बाकी सब गलत है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो है कि आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कमेंट करने से दोस्तों हौसला बढ़ता है दोस्तों, और मैं इससे भी अच्छा आपका क्लास लूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।